नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी पीजीटी इतिहास के लिए यह तीसरा लेक्चर्स वीडियो है और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन कंटेंट आप लोग को लगातार मिल रहे हैं। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन आप लोग को मटेरियल दिया जा रहा है बीपीएससी पीजीटी के लिए। बीपीएससी पीजीटी और टीजीटी का कंप्लीट कोर्स जो है आपका 1499 का कंप्लीट कोर्स है। ये आप लोग देख सकते हैं, 1499 का कंप्लीट कोर्स है। आप लोग को बहुत ही बढ़िया बेहतरीन मटेरियल मिलेगा। आप लोग को 1499 की सीरीज में क्लास 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी हैंड रिटेन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स वीडियो, टेस्ट सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन हर मोड में आप लोग को मिलेंगे। 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज आप लोग को उपलब्ध कराई जाएगी और आपकी तैयारी बहुत ही धाकड़ तरीके से होगी। जूनियर टीजीटी, जूनियर हो या फिर टीजीटी हो या फिर पीजीटी हो, हिस्ट्री की कंप्लीट तैयारी आप लोग को इसी क्लास में मिलेगी केवल 1499 की सीरीज में। ठीक है, और दोनों पेपर आपको मिलेंगे। जो लोग टीजीटी वाले हैं और जो लोग जूनियर वाले हैं, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जो भी आपका 2 सब्जेक्ट होगा उस सब का सारा मटेरियल हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पे आपको मिलेगा। बढ़िया बेहतरीन सारे मटेरियल आपको मिलेंगे। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 8318397226 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। वो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सिविलाइजेशन को हम पढ़ेंगे नहीं, घोल कर पिला देंगे आप लोग को। और एक बात और आप लोग को बता दें, हमारे द्वारा जो भी मटेरियल आपको दिए जाएंगे बेहतरीन होंगे, रामबाण होंगे, परीक्षा के लिहाज से काफी लाभकारी रहेंगे आप लोगों के लिए। आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। सिंधु सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे नहीं, अच्छे तरीके से समझेंगे, ये आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमारा जो मटेरियल है यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, यूजीसी नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए शुरुआत करते हैं। और अगर हमारी यह सीरीज अगर आप लोग देख लिए, जो भी हमारा जो मटेरियल है अगर देख लिए, तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सिंधु सिविलाइजेशन में अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, सिंधु सभ्यता पढ़ा रहा हूँ, तो सिंधु सभ्यता से संबंधित कोई भी डाउट आपका बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। यह तीसरा लेक्चर्स वीडियो है और अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी पीजीटी हिस्ट्री, बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। आइए देखते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता में आयात और निर्यात। सिंधु सभ्यता में बहुत सारी वस्तुओं का आयात किया जाता था, बहुत सारी वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। हम आयात किसे कहते हैं और निर्यात किसे कहते हैं ये तो हम लोग बखूबी जानते हैं। आयात क्या है और निर्यात क्या है मैं आपको बता दूं। जब हम कोई चीजें बाहर देश से, जैसे हमारा देश है, जब हम बाहर से कोई चीजें मंगाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम आयात कहेंगे। और जब हम अपने देश की चीजें बाकी दूसरे देशों को बेचते हैं, सेल करते हैं, तो उसे हम निर्यात कहेंगे। तो बस यही एक कॉमन सा अंतर यही है आयात और निर्यात में। आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी चीजें आयात की जाती थी और कौन सी चीजें निर्यात की जाती थी, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ढंग से हम पढ़ेंगे और कुछ भी आपका डाउट क्लियर नहीं रहेगा। ये बात आप जान लीजिए। मैं पूरे दावे और यकीन के साथ बोल दूं कि जितना भी प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता का देखने को मिलेगा आपको परीक्षा हॉल में, प्रश्न पत्र पर, वो सब कुछ हमारे मटेरियल से देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ाते नहीं हैं, घोल कर पिला देते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो आयात, तो देखिए सिंधु सिविलाइजेशन में कौन कौन सी वस्तुओं का आयात होता था। तो सोने का आयात होता था, चांदी का आयात होता था, टीन का आयात होता था, कीमती पत्थरों का आयात होता था, तांबा का आयात होता था। इन सभी चीजों को बाहरी देशों से, बाहरी जगहों से मंगाते थे सिंधुवासी के, सिंधु सभ्यता के लोग। ठीक है, कौन सी वस्तुएं सिंधु सिविलाइजेशन में बहुत ही पर्याप्त मात्रा में थी और उसका निर्यात होता था, उसमें दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक आपका सूती वस्त्र है और एक आपका हाथी दांत है। सूती वस्त्र और हाथी दांत, ये दो चीजें थी जो बाहरी देशों से मंगाया जाता था, बाहरी देशों को निर्यात किया जाता था। और इसको क्या किया जाता था, बाहरी देशों से मंगाया जाता था। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए, निर्यात करने वाली जो वस्तु है उसी हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन सी वस्तुओं का निर्यात सिंधु सिविलाइजेशन के लोग करते थे, सिंधु सभ्यता के लोग कौन कौन सी वस्तुओं का निर्यात करते थे, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सोने का निर्यात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सोने का निर्यात वाली वस्तुएं, नहीं हमको यहाँ पर गलती हो गया है, हमसे सुधार कर लेंगे। आयात वाली वस्तु, ये निर्यात वाली वस्तु नहीं है, आयात वाली वस्तु है। मतलब कौन कौन सी वस्तु को मंगाते थे सिंधु सभ्यता के लोग, यहाँ पर आयात होगा, आयात। ठीक है, आयात होगा। ठीक है, ये निर्यात आप काट दीजिएगा, मैं इसको जब पीडीएफ दूंगा तो इसको सही करके दूंगा। ठीक है, चिंता मत करिए।
तो कौन कौन सी वस्तुओं को सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मंगाते थे, यह देख सकते हैं। सोने को मंगाते थे, तांबे को मंगाते थे, गोमेद को मंगाते थे, लाजवर्त को मंगाते थे, टीन को मंगाते थे, चांदी को मंगाते थे। कहाँ से मंगाते थे यह भी आप लोग को देखना होगा। कौन कौन सी वस्तुएं किस देश से, किस जगहों से मंगाई जाती थी, इसे आपको देखना होगा। तो सोना मंगाया जाता था दक्षिणी भारत से, ठीक है, विशेष रूप से कर्नाटक से। आज भी हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर सोना का पैदावार होता है, स्वर्ण का पैदावार मैं कहूंगा, क्षमा करिएगा, सोने का जो खनन होता है, सबसे ज्यादा स्वर्ण का खनन कहाँ होता है, हमारे देश के किस राज्य से होता है, तो कर्नाटक से होता है। कर्नाटक में सोने की खान है, ठीक है, कर्नाटक में सोने की खान है, ठीक है। तो सोना कहाँ से मंगाया जाता था, दक्षिण भारतीय मतलब कर्नाटक से मंगाया जाता था। तांबा कहाँ से मंगाया जाता था, तांबा राजस्थान से मंगाया जाता था। आज भी राजस्थान में सबसे ज्यादा तांबा का खनन होता है, ठीक है। बहुत सारी वहां पर राजस्थान में बहुत सारी खाना है जो जहां से तांबे का खनन होता है। तो राजस्थान में खेतड़ी नामक जगह है, वहां पर खान था। तो राजस्थान के खेतड़ी से तांबे का खनन, तांबा मंगाया जाता था। राजस्थान की खेतड़ी से तांबा किया जाता था, मंगाया जाता था, ठीक है। बाकी चीजें देखेंगे। गोमेद कहाँ से मंगाया जाता था, गोमेद सौराष्ट्र से मंगाया जाता था, सौराष्ट्र, ठीक है। ये जो इलाका है, ये आपका सौराष्ट्र वाला इलाका पड़ेगा, ठीक है, गुजरात के पास, ठीक है। यहाँ से गोमेद मंगाया जाता था। लाजवर्द कहाँ से मंगाया जाता था, बदख्शा, अफगानिस्तान में यहाँ पर बदख्शा था, ठीक है। यहाँ से आपका लाजवर्द मंगाया जाता था। टीन कहाँ से मंगाया जाता था, टीन आपका अफगानिस्तान से भी मंगाया जाता था। ये अफगानिस्तान कहलाएगा, अफगानिस्तान से भी मंगाया जाता था। और इधर ईरान पड़ेगा, ईरान से मंगाया जाता था, ठीक है, टीन। चांदी कहाँ से मंगाया जाता था, चांदी आपका अफगानिस्तान से भी चांदी मंगाया जाता था। और इधर आपका राजस्थान है, इधर राजस्थान से भी आपका चांदी मंगाया जाता था। तो यह अफगानिस्तान और राजस्थान से चांदी का आयात होता था। तो ये सब चीजें ज्यादा ध्यान में रखिएगा आप लोग कि कौन कौन सी चीजें कहाँ से मंगाई जाती थी, ठीक है। आगे देखिएगा, सिंधु सिविलाइजेशन में कृषि, खेती बाड़ी कैसे होती थी भैया, खेती बाड़ी कैसी होती थी, और कौन कौन सी फसलों का ज्ञान सिंधु सिविलाइजेशन के लोगों को था, उस सभ्यता के निवासियों को कौन कौन सी फसलों का ज्ञान था, वो आप लोग देख लीजिए। तो सिंधु सभ्यता के लोगों को 9 प्रकार की फसलों का ज्ञान था। 9 तरह की फसलें सिंधु सभ्यता के लोग बोते थे और खाते थे। 9 तरह की फसलों का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को था। किसका देख लीजिए, गेहूं, जौ, धान, तिल, सरसों, कपास, खरबूज, खजूर और राई, इन सभी फसलों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे, परिचित थे। तो यह देख सकते हैं। आज भी देखिए, मैं आपको बता दूं, जौ का और गेहूं का, गेहूं और जौ, एक गेहूं और जौ, गेहूं का भी, जौ का भी और धान का भी, तीनों की जो जननी है, तीनों का जो जन्मभूमि है, वह हमारा देश भारतवर्ष है। गेहूं का, धान का और जौ का, तीनों का जन्मभूमि हमारा देश भारतवर्ष है, ठीक है। गेहूं, जौ, धान, और इन तीनों की खेती हमारे देश भारत से ही शुरुआत हुई थी। फिर आपकी कपास की खेती भी सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को कपास का ज्ञान था। और सिंधु घाटी सभ्यता में मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ से कपास की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। तो 9 प्रकार की फसलों का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को था। कपास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ बखूबी आप लोगों को। देखिए, कपास के साक्ष्य आपके मेहरगढ़ से मिलते हैं। सिंधु सिविलाइजेशन में इतने ज्यादा कपास की पैदावार होती थी, कपास की पैदावार होती थी कि सिंधु सभ्यता के लोग कपास से वस्त्रों का निर्माण तो करते ही थे, वस्त्र बनाते ही थे, मतलब कपास को यूज में लाते ही थे। इतनी ज्यादा कपास की पैदावार होती थी कि उस कपास को सिंधु सभ्यता के लोग बाहरी देशों को निर्यात भी कर देते थे और अच्छा खासा मुनाफा सिंधु सिविलाइजेशन के लोग पाते थे, ठीक है। सिंधु सिविलाइजेशन को कपास की पैदावार के कारण ही सिंडन मतलब कपास जब बाहरी देशों में जाता था तो उसे क्या कहा जाता था, सिंडन कहा जाता था, ठीक है। तो देखिए, धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, धान की भूसी का साक्ष्य मिला है लोथल और रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो जौ, तिल और सरसों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बनावली से मिले हैं। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, ये कहाँ है, हरियाणा में है। तो यहाँ से भी आपका जौ, तिल, सरसों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो यह चीजें ध्यान में रखिएगा आप लोग, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एकदम सारे टॉपिक आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपको मिलेंगे। आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से होगी और परीक्षा हाल में अब देखिएगा कि आपका जो मनोबल कितना बढ़ चढ़ कर रहेगा, क्योंकि आप सब कुछ जानते रहेंगे पहले से, ठीक है।
पशुपालन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पशुपालन का ज्ञान था। कौन कौन सी पशु को सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पालते थे और उससे परिचित थे? देखिए, गाय से बैल, भैंस, भेड़, बकरी, हाथी, कुत्ता, इन सभी को क्या थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पालतू बनाते थे। अच्छा देखिए, एक बात और मैं आपको बता दूं कि सिंधु सिविलाइजेशन के लोग, ठीक है, उस सभ्यता के लोग या किसी भी सभ्यता का आज भी अगर आप मानकर चलें तो किस जानवर को पालतू बनाया जाता है? कभी भी हिंसक जानवर को पालतू नहीं बनाया जाता है, आदमखोर जानवर को पालतू नहीं बनाया जाता है, मांसाहारी जानवर को पालतू नहीं बनाया जाता है हमेशा। अब बनाने के लिए लोग तो भाई शेर को भी पालतू बना सकते हैं, बाघ को भी पालतू बना सकते हैं, अजगर को भी पालतू बना सकते हैं, भेड़िया को पालतू बना सकते हैं, अब उनके ऊपर है, ठीक है। लेकिन हमेशा मनुष्यों ने, मानव ने अगर पालतू बनाया है तो हमेशा अहिंसक जानवर को बनाया है। वह जानवर जो गाय, वह जानवर जो घास खाते हों, जो पेड़ों की पत्तियों और टहनियों को खाते हो, उन जानवरों को मनुष्यों ने पालतू बनाया है, क्योंकि वह इमोशनली टच में रहते हैं, मतलब क्या इमोशनली टच में रहते हैं आदमियों के, ठीक है। तो किन किन जानवरों को पालतू बनाया गया है? गाय को, बैल को, भैंस को, भेड़ को, बकरी को, हाथी को, कुत्ता को सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने पालतू बनाया था। और मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी चीज है कि कुत्ता वह जानवर है ना, सबसे पहले आदमी ने, मानवी मनुष्य जो है, सबसे पहले अगर किसी जानवर को पालतू बनाया था तो वह था कुत्ता। कुत्ता, डॉग को ही सबसे पहले, वह एनिमल जिसे सबसे पहले पेट एनिमल के रूप में आदमियों ने अपनाया, मनुष्यों ने अपनाया, वह था डॉग, ठीक है। मध्य पाषाण काल में सबसे पहले पशुपालन की शुरुआत हुई थी और उसमें सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था? तो कुत्ता को, ठीक है। यहाँ मैं कुछ चीजें मैं घोड़े से संबंधित मैं बता दूं कि यह एक अक्सर प्रश्न आता है, अक्सर आप लोग पुरानी पुस्तकों में यह तथ्य रहता है, बहुत सारी पुरानी पुस्तकों में यह तथ्य रहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे कि नहीं थे। मैं आपको बता दूं, बहुत सारी पुस्तकों में यह मिस्टेक है और बहुत सारी पुस्तकों में, बहुत सारी बुक्स में यह बातें रहती हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। अरे भैया, जिस समय घोड़े से परिचित नहीं थे, उस मतलब कि जब यह किताबों में यह लिखा जाता था कि घोड़े से परिचित नहीं थे, उस समय घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हुए थे, लेकिन अब मिल चुके हैं। तो जो बुक्स के राइटर हैं या बुक्स के पब्लिकेशन हैं, उन्हें इस बात को दर्ज करना चाहिए अपने बुक में, ठीक है। कभी ऐसा था कि लोग वैज्ञानिक नहीं खोज पाए थे कि घोड़े से परिचित थे कि नहीं थे, लेकिन अब घोड़े के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग जगहों से मिले हैं, इसलिए आप बखूबी यह कह सकते हैं कि सिंधु सिविलाइजेशन के लोग घोड़े से परिचित थे। हाँ, लेकिन एक बात और है, वह घोड़े का उपयोग नहीं जानते थे, वह यह नहीं जानते थे कि इस घोड़े की सवारी की जा सकती है, इस घोड़े से लड़ाइयाँ की जा सकती है, इस घोड़े से सामान को ढोया जा सकता है। वह घोड़े की उपयोगिता से परिचित नहीं थे, लेकिन घोड़े से परिचित थे, ठीक है। घोड़ा एक जानवर के रूप में था, बस, ठीक है। यहाँ पर देखिए, घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? घोड़े की अस्थियों से, मतलब घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य या उसकी अस्थि पंजर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से मिले हैं। इस सुरकोटदा कहाँ है भैया? सुरकोटदा गुजरात में है यार। सुरकोटदा जो है गुजरात में है, यहीं से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। फिर देखिए, राणा गुंडई कहाँ है? मोहनजोदड़ो में ही, मोहनजोदड़ो के पास ही राणा गुंडई जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। और यहाँ से क्या मिले हैं? यहाँ से घोड़े का दांत मिला है, यहाँ से घोड़े की हड्डियां मिल रही हैं और यहाँ से घोड़े का दांत मिला है। कहाँ से? राणा गुंडई से, ठीक है। मतलब गुंडई कोई करेगा तो दांत टूट जाएगा, तो राणा गुंडई से कहाँ क्या मिला है? घोड़े का दांत मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला भैया? मोहनजोदड़ो से जानते हैं, घोड़े की मिट्टी की मूर्ति मिली है। मिट्टी के खिलौने होते हैं ना मिट्टी के खिलौने, तो वैसे ही मिट्टी के का खिलौना कहाँ से मिला हुआ है? घोड़े का, वह मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। अब ये बताइए, अगर मिट्टी का खिलौना मिल रहा है घोड़े का, इसका मतलब लोग घोड़े से परिचित थे, तभी तो वो खिलौना बनाते थे, ठीक है। एक बात और आपको बता दूं, मुद्रा, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुद्राएं चलती थी, जो करेंसी चलती थी, करेंसी आमतौर पर कागज वाले नोट को कहा जाता है, हम शायद, मुझे लग रहा है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुद्राएं चलती थी, ठीक है, पैसे जो चलते थे, वह उस पर बहुत सारे जानवरों का उल्लेख होता था, बहुत सारे जानवरों का फोटो बना होता था, चित्र बना होता था, ठीक है, ठप्पा लगाकर, ठीक है। तो कौन कौन से जानवरों का मुद्रा में उल्लेख नहीं था? तो ऊंट का उल्लेख नहीं था, घोड़ा का उल्लेख नहीं था, गाय का, ऊंट, घोड़ा, गाय का सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं था। न तो उनका नाम लिखा होता था, न तो उनका कोई चित्र लिखा होता था, चित्र बना होता था, ठीक है। तो ये सब चीजें काफी महत्वपूर्ण हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है, ठीक है।
पूरा का पूरा बेहतरीन मटेरियल आपको दिया जाएगा और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। तो जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर भी शो हो रहा है। आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में वस्त्र उद्योग कैसा था भैया। वस्त्र उद्योग कैसा था भाई? कपड़े तो पहनते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सूती भी पहनते थे और ऊनी भी पहनते थे, रेशमी वस्त्र नहीं पहनते थे। ठीक है, रेशमी वस्त्र, रेशम की खोज बहुत, रेशम की शुरुआत जो हुई थी, रेशम के कपड़ों को बनाने का जो प्रचलन की शुरुआत हुई थी वह कहाँ से हुई थी? तो वह हुई थी चीन से। चीन में रेशम के कीड़े पाए जाते थे और उससे रेशमी कपड़े बनाए जाते थे। तो चीन ने बहुत दिनों तक, वर्षों, सदियों तक इस कला को दुनिया से छुपाए रखा और वह चीनी लोग अपने ही कपड़े बनाते थे और उसे सेल करते थे। लेकिन लोग इस रेशम के कीड़े से रेशम निकालकर और रेशम के धागे से कपड़े बनाने की जो कला थी वो चीनियों की थी। ठीक है, तो रेशम के बारे में तो दुनिया ने बहुत दिन बाद जाना, बहुत वर्षों सदियों के बाद जाना। ठीक है, तो आमतौर पर जो सिंधु सिविलाइजेशन के लोग थे वो सूती और ऊनी कपड़े ही पहनते थे। तो देखिए मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मेहरगढ़ कहाँ है भैया? पाकिस्तान में। इस समय कहाँ है मेहरगढ़? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ है और वहाँ कपास की खेती होती थी। इसलिए वस्त्र उद्योग का विकास भी यहाँ पर हुआ। कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, अब देखिए वस्त्र उद्योग के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कपड़े के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। आप ये जान लें कि बताइए कोई कपड़ा रहेगा, अगर मान लीजिए कपड़ा है, कपड़े हैं, वस्त्र हैं और उसे मिट्टी के अंदर रहेगा, पानी के अंदर रहेगा, तो सड़ गल तो जाएगा ना यार। 1 साल 1.5 साल में कपड़े सड़ गल जाते हैं। अगर किसी पानी में रख दीजिए या मिट्टी में ढक के रख दीजिए तो 1-1.5 साल में सबको कीड़े खा जाएंगे या फिर सड़ गल जाएंगे। तो आप ऐसे मान सकते हैं कि इतने हजारों सालों से कोई कपड़े का साक्ष्य मिलेगा। कपड़े का साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन तभी पता चल गया है कि हाँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपड़े पहनते थे और सूती ऊनी कपड़े पहनते थे। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए कालीबंगा में, देखिए कालीबंगा कहाँ है भैया? तो कालीबंगा जो है राजस्थान में है। राजस्थान में कालीबंगा है और कालीबंगा का मतलब क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। आगे बताऊंगा आपको। काले रंग की चूड़ियां, ये कालीबंगा क्या था? सिटी था। ठीक है, सिटी मतलब नगर था किसका? सिंधु सिविलाइजेशन का। तो कालीबंगा में मिट्टी के बर्तन में सूती कपड़े का छाप मिला है। ठीक है, मतलब मिट्टी का बर्तन है, ऐसे मिट्टी का बर्तन है और इस पे क्या है? इस पे हो सकता है कोई कपड़ा लपेट दिया गया हो। तो कपड़ा तो भाई समय के साथ सड़ गल के खत्म हो गया होगा, लेकिन उसका छाप जो है वो है, बिल्कुल है। ठीक है, तो कालीबंगा में मिट्टी के बर्तन में सूती कपड़े का छाप मिला है, यह एक साक्ष्य हो गया, यह एक सबूत हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण नगर है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो में पुरोहित की पत्थर की मूर्ति मिली है तिपतिया अलंकरण में। मतलब मोहनजोदड़ो में एक पुरोहित की पत्थर की मूर्ति मिली है जो एक साल ओढ़ा हुआ है। तिपतिया अलंकरण में यह पुरोहित की पत्थर की मूर्ति मिली हुई है। तो मोहनजोदड़ो, एक और देखिए मोहनजोदड़ो में लाल रंग का कपड़ा जो मिला है वह चांदी के फूलदान के ढक्कन ढक्कन पर मिला है। चांदी के फूलदान के ढक्कन पर लाल रंग का कपड़ा मिला हुआ है। तो ये सभी साक्ष्य हैं वस्त्र उद्योग के। ठीक है, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा आप लोग। आगे देखिएगा मिट्टी के बर्तन। यहाँ पर देखिए यह जो चीजें मैं दिखा रहा हूँ ना, ये जो चीजें हैं ये सिंध सिविलाइजेशन से मिली हुई चीजें हैं। ये सभी, ये जो भी पात्र हैं, जो भी बर्तन है मिट्टी के ना, ये सभी सिंध सिविलाइजेशन में खुदाई से मिला हुआ है। तो इसे भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो देखिए सभ्यता में कुंभकारी प्रचलित थी। अब देखिए यह जो घड़ा बनाया गया है, सुराही बनाया गया है, कढ़ाई बनाया गया है, ये जो भी पॉट बनाए गए हैं, जो भी बर्तन बनाए गए हैं, किसके हैं? मिट्टी के हैं, मेटल के नहीं हैं, मिट्टी के हैं। और मिट्टी के बर्तन, अगर कोई मिट्टी का बर्तन कौन बनाता है? कुम्हार बनाता है। तो यह कैसी है? यह जो कला है क्या है? कुंभकारी है। ठीक है, कुंभकारी कला ही है ना, ये कुम्हार बनाता है। तो इस सभ्यता में क्या था? कुंभकारी प्रचलित था, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, वैसे कुंभकारी की जो शुरुआत हुई थी, मिट्टी के बर्तन बनाने की जो कला का विकास हुआ था, यह नवपाषाण काल से ही हुआ था। न्यूलिथिक पीरियड से ही मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं, नवपाषाण काल से ही। ठीक है, तो सभ्यता में कुंभकारी प्रचलित थी। चाक का प्रयोग, अब देखिए यह जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, कैसे बनाए जाते थे? चाक का प्रयोग होता था। आज भी कुम्हार जो होता है चाक से ही मिट्टी के बर्तन बनाता है। और चाक से जब मिट्टी के बर्तन बना देता है तो वह मिट्टी के बर्तन क्या होते हैं? कच्चे होते हैं। फिर उसको पक्के करने के लिए भट्ठे में डाला जाता है। ठीक है, भट्ठे में डालकर पकाया जाता है। तो चाक का प्रयोग और भट्टे के प्रमाण भी सिविलाइजेशन में मिले हैं। ठीक है,
आगे देखिएगा, मापन के लिए, अब देखिए कोई चीजें नापने के लिए, जैसे हम कोई तेल माप रहे हैं या फिर दूध माप रहे हैं, तो हम लीटर से प्रयोग करते हैं ना, ठीक है, लीटर से प्रयोग करते हैं। कोई ठोस चीजें अगर आपको मापनी है तो हम लोग किलोग्राम का, किलो वाले बटखरा का यूज करते हैं, ग्राम वाले बटखरा का यूज करते हैं। तो मापन के लिए उस समय क्या था, मापन के लिए फुट, अगर लंबाई मापना है, ठीक है, लेंथ नापना है तो फुट का प्रयोग होता था। मापन के लिए फुट एवं क्यूबिक प्रणाली प्रचलित थी। आप सोच सकते हैं सिविलाइजेशन के लोग कितना ज्यादा बुद्धिजीवी थे, कितने ज्यादा मॉडर्न थे कि फुट फुट और क्यूबिक प्रणाली उस टाइम भी प्रचलित थी, ठीक है। अब देखिए बाट के लिए द्विभाजन प्रणाली या दशमलव प्रणाली प्रचलित थी। बाट के लिए द्विभाजन प्रणाली थी और दशमलव प्रणाली के आधार पर बाटों का प्रयोग होता था। जो सामान तोलने वाला बाट होता है ना, 1 किलो का, 500 ग्राम का, 100 ग्राम का, 50 ग्राम का, बाट के लिए द्विभाजन प्रणाली या दशमलव प्रणाली पर आधारित बाट थे। आप समझ सकते हैं कितना डेवलप था वहां का इकोनॉमिकल सिस्टम, ठीक है। आगे देखिएगा, मूर्तियां, सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्तियां, मुद्राएं और मुहरें, इसे हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो को देखिएगा। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर भी शो हो रहा है। केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं, यह पैराग्राफ आप लोग देख लेते हैं, मूर्तियां, मुद्राएं और मुहर, ये सब चीजें देख लेते हैं। देखिए इतना बढ़िया बेहतरीन नोट्स आपको कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, गारंटी के साथ बोल दो। जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, बस एक बार पढ़ लीजिए, एक बार लेक्चर सुन लीजिए, उसके बाद रिवीजन कर लेंगे, जबरदस्त तरीके से रिवीजन होगा और आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। सिंधु सिविलाइजेशन में मूर्तियां, मुद्राएं और मुहरों के बारे में देखेंगे। तो सिंधु सभ्यता में जो मूर्तियां थी वो 3 तरह से बनाई जाती थी। पहले मूर्तियों के बारे में देखेंगे। सिंधु सभ्यता में जो मूर्तियां थी वो 3 तरह की बनाई जाती थी। मैंने आपको बताया है कि मूर्तियां कैसे बनाई जाती हैं। अच्छा, इस टाइम भी अगर आपको मूर्ति बनाना हो तो कैसे बनती है? आज तो बहुत सारी चीजों से मूर्तियां बनाई जा सकती हैं, लेकिन आमतौर पर कैसे बनती हैं? मिट्टी की मूर्तियां बनती हैं, पत्थर की मूर्तियां बनती हैं और मेटल की भी मूर्तियां बनती हैं। तो सिंधु सिविलाइजेशन में जो मूर्तियां बनाई जाती थी 3 तरह से बनाई जाती थी। आज तो बहुत हर तरह से बनाई जाती है, प्लास्टिक की भी बन जाती है, उसकी बात अलग है, ठीक है। तो उस टाइम 3 तरह से मूर्ति बनाई जाती थी, धातु की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति और मिट्टी की मूर्ति। मैं आपको बता दूं, जो मिट्टी की मूर्ति होती थी ना, आमतौर पर कैसी होती थी? खोखली होती थी, खोखली होती थी भैया, खोखली होती थी मिट्टी की मूर्ति, ठीक है, खोखली होती थी। मिट्टी की मूर्ति क्या होती थी? खोखली होती थी, ठीक है। और पत्थर की मूर्ति क्या होती थी? ठोस होती थी। तो मिट्टी की जो मूर्ति जो खोखली होती थी वह किसकी बनाई जाती थी? पशु पक्षियों की मूर्ति हमेशा क्या होती थी? खोखली होती थी। मैं आपको बता दूं, पक्षी क्यों आसमान में उड़ते हैं? आपको पता है पक्षी आसमान में आराम से क्यों उड़ जाते हैं? क्योंकि पक्षियों की जो हड्डियां होती हैं, हड्डियां जो होती है खोखली होती हैं, और पक्षियों में जो हड्डियों का वजन होता है या उनका वेट होता है बहुत कम होता है, ठीक है। उनका पूरा शरीर थोड़ा सा हल्का खोखला होता है, हड्डी भी बहुत सारी खोखली होती है पक्षियों की, ठीक है। उसी तरह से आप समझ लीजिए कि जो मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती थी, कभी भी आदमी की मूर्ति मिट्टी की नहीं बनाई जाती थी। मिट्टी की मूर्ति कभी भी बनाई जाती थी किसकी? पशु पक्षियों की जो मूर्तियां होती थी मिट्टी की बनाई जाती थी, और वह क्या होती थी? मूर्तियां जो होती खोखली होती थी। पत्थर की मूर्तियां जो होती थी क्या होती थी? ठोस होती थी। पत्थर की मूर्तियां कभी खोखली नहीं होती थी, ठोस होती थी, ठीक, ठोस होती थी। और उस समय ऐसी कोई कला भी नहीं था आमतौर पर कि पत्थर की मूर्ति खोखला बनाकर, ऐसा कुछ तो था नहीं, परेशान भी होते लोग। तो पत्थर की मूर्तियां क्या होती थी? ठोस होती थी। सबसे पहले क्या होती थी? संरचनात्मक रूप से ठोस होती थी। और मानव की जो मूर्ति बनाई जाती थी ना, वह क्या होती थी? पत्थर की मूर्ति होती थी, पत्थर की मूर्ति होती थी। फिर देखिए धातु की जो मूर्तियां बनाई जाती थी, चांदी की मूर्ति या तांबा की मूर्ति, ठीक है, ये जो धातु की मूर्तियां बनाई जाती थी वो क्या होती थी? वह किस तकनीक से बनाई जाती थी? लुप्त मोम तकनीक से। लुप्त मोम तकनीक में जानते क्या है? लुप्त मोम तकनीक में जैसे मान लीजिए किसी देवी देवता का मूर्ति है, ऐसे किसी देवी देवता का मूर्ति है, ठीक है। अगर यह मान लीजिए मेटल से बनाया जा रहा है, तांबा से बनाया जा रहा है, तो उससे क्या होगा? तो पहले इस देवता का क्या बनाया जाएगा? ये जो मान लीजिए शिव जी हैं, तो शिव जी की जो मूर्ति बनाई जाएगी वो क्या बनाई जाएगी? पहले ही मोम का बनाया जाएगा, मोम का बनाया जाएगा। और मोम का बनाने के बाद उस पर क्या है? मिट्टी का परत चढ़ा दिया जाएगा, मिट्टी का परत चढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। और फिर उसमें एक जगह से सुराख करके क्या किया जाएगा? पिघला हुआ मेटल डाल दिया जाएगा। तो पिघला हुआ मेटल जो है ऐसे ऐसे मोम पर चिपक जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मोम को हम हटा लेंगे बाद में उसको गर्म करके, और उसके बाद क्या होगा? तो इस तरह से धातु की मूर्ति तैयार होगी। तो धातु की मूर्ति जो बनती थी कैसे बनती थी? लुप्त मोम तकनीक से। तो मनुष्यों की और देवी देवताओं की जो मूर्तियां होती थी वह लुप्त मोम तकनीक से बनती थी, धातु की मूर्तियां बनती थी।
तो ये जान लीजिए 3 तरह से मूर्तियां बनाई जाती थी, धातु की मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां और मिट्टी की मूर्तियां। धातु की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति और मिट्टी की मूर्ति, ठीक है। सर्वाधिक मुद्राओं पर किसका अंकन था? सर्वाधिक मुद्राओं पर एक श्रृंगी पशु का अंकन था। श्रृंगी का मतलब क्या? श्रृंगी का मतलब सिंह, ठीक है। एक सिंह वाले एक सिंह वाले पशु का अंकन था। सर्वाधिक मुद्राओं पर किसका अंकन था? एक सिंह वाले पशु का अंकन था, ठीक है। मोहरों पर किसका अंकन था? मोहरों पर पशुपति शिव का अंकन था। मोहरों पर किसका अंकन था? पशुपति शिव का अंकन जो था वह मोहर पर था, ठीक है। मोहर पर पशुपति शिव थे और मुद्राओं पर सबसे ज्यादा एक संगी पशु का अंकन था, ठीक है। सिंधु नदी, देखिए एक बात आपको बता दूं, सिंधु नदी जो है यह मोहनजोदड़ो जो नगर है वह सिंधु नदी के किनारे है, और जो चंद्रोड़ जो नगर है यह भी सिंधु नदी के किनारे है। तो सिंधु नदी की दाहिनी तरफ कौन सा नगर है? मोहनजोदड़ो, और बाएं तरफ कौन सा नगर है? चंद्रोड़। सिंधु नदी की दाईं तरफ मोहनजोदड़ो है और बाएं तरफ चंद्रोड़ है, ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। आप लोग को टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद। जो लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर भी शो हो रहा है। धन्यवाद।